अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रीजन, पर्पसेस एंड फ्यूचर ऑफ यूएनओ। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम बात करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसका स्ट्रक्चर इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा, उसके जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, और उसके अलावा जो है द फ्यूचर ऑफ द यूएनओ के ऊपर भी बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द रीजन, पर्पसेस, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ, और इसके साथ साथ जो है व्हाट इज़ द व्हाई इज़ द यूएनओ नीडेड और व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यूएनओ, तो इसके ऊपर भी बात होगी। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। UNO came into existence on October 24, 1945 after the World War II। तो डी स्टूडेंट्स, जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो है अपने इख्तिताम को पहुंची, तो उसके इख्तिताम के बाद जो है दुनिया को एक बार फिर इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे रियासतें अपने जो मुश्तरका मामलात हैं, जो मसाइल हैं, उनको डिस्कस कर सकें, ताकि मुस्तक़बिल के अंदर जो है इस तरह की तबाहकुन जंग से जो है बचा जा सके। जैसा कि दुनिया ने फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर तबाही को देखा, फिर सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर देखा, और अब दुनिया का जो शऊर है उस तक ऊपर पहुँच चुका था कि रियासतों के बाहमी तनाज़ात को हल करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश किया जाए जहाँ बैठ कर जो है तनाज़ात को हल किया जाए, बजाय इसकी कि जंगें लड़ी जाएँ। तो जंगों से गुरेज करने के लिए यूएनओ का क़याम की तरफ जो है रियासतें जो है उस तरफ मैल हुई। अगरचे जब सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी जा रही थी तो उससे के दौरान ही जो है यूएनओ के क़याम की बाकायदा कोशिशें शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसको हतमी शक्ल जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो दी गई, और इस तरह यूएनओ का क़याम जो है वो अक्टूबर 24, 1945 को जो है अमल में आया था, आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। Dear students, the Charter of UNO was ratified by the 5 permanent members of Security Council: China, Russia, UK, USA, and France, and majority of the other members। तो जो यूएनओ का चार्टर जो है जब उसकी फॉर्मेशन की गई, तो यूएनओ का चार्टर जो है, जो यूएनओ की का जो दूसरा बेसिक अदारा है, जो प्रिंसिपल अदारा है, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो 5 रियासतें थीं, जो बिग 5 रियासतें थीं, जैसे जिनके अंदर जो है चाइना शामिल है, रशिया है, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, और फ्रांस है। तो इन 5 रियासतों ने जो है वो यूएनओ का जो चार्टर है उसकी तस्दीक की थी। और उसके अलावा जो है जो उस वक्त बाकी जो उसके बेसिक मेंबर्स थे, जिनकी कुल तादाद जो है वो 51, यानी आगाज़ में जब यूएनओ के चार्टर के ऊपर साइन किए गए तो उस वक्त 51 स्टेट्स ने इसके चार्टर के ऊपर साइन किए थे। तो इन तमाम रियासतों ने मिलकर जो है, इंक्लूडिंग द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो इन सब ने मिलकर जो है यूएनओ के चार्टर की रेटिफिकेशन की थी, उसकी तस्दीक की थी, और इस तरह जो है यूएनओ का क़याम जो था वो अमल में आया। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एट प्रेजेंट यूएनओ हैड 193 member states and is headquartered in न्यूयॉर्क सिटी ऑफ यूएसए। तो इस वक्त जो है यूएनओ की जो टोटल मेंबर स्टेट्स हैं उनकी तादाद है 193, और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर कायम किया गया है, विच इज़ द सिटी ऑफ यूएसए। तो यूएसए के अंदर जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे यूएनओ के हेडक्वार्टर जो हैं वो तमीर किए गए हैं, विद मेन ऑफिस इन द जनेवा, नैरोबी, वियतनाम एंड द हेग। तो न्यूयॉर्क के अलावा जो है इसके कुछ ऑफिस जो हैं वो जनेवा में भी कायम हैं, नैरोबी में कायम हैं, वियतनाम के अंदर हैं, और हेग जो कि हॉलैंड का शहर है, हेग के अंदर जो है उसकी ख़ास बात ये है कि वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो यूएनओ का एक बेसिक और प्रिंसिपल ऑर्गन है, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हेग के अंदर कायम किया गया है, जो कि हॉलैंड के अंदर है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो मेन ऑफिस हैं, मेन हेडक्वार्टर उसका तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन उसके दीगर जो इंतहाई इंपॉर्टेंट अदारे जो हैं वो जनेवा में यानी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, नैरोबी में, वियतनाम में, और हेग के अंदर भी कायम किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूएनओ जो है पर्पसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूएनओ के क़याम का मकसद क्या था? A successor to the League of Nations, the UNO was formed after the World War II to prevent the international community from wars in future। तो यूएनओ के क़याम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जो बेसिक उसका पर्पस है, वो ये है कि दुनिया को जो है
जंगों से जो है वो फ्यूचर के अंदर महफूज किया जाए, यानी मुस्तकबिल के अंदर दुनिया को जंगों से बचाया जाए। क्योंकि दुनिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार की तबाही और बर्बादी देखी, और उसके थोड़े अरसे के बाद जो है दुनिया ने सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है तबाही और बर्बादी देखी। और सेकंड वर्ल्ड वार की जो तबाही और बर्बादी है उसकी ख़ास एलिमेंट उसमें ये था कि उसमें न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किए गए थे, जिसने दुनिया के अमन को और दुनिया की बका को ख़तरे में डाल दिया था कि अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में जो है तमाम रियासतें जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है या अपनी सालमियत के लिए जो है दुश्मन के ख़िलाफ़ इंतहाई ख़तरनाक वेपन्स जो न्यूक्लियर वेपन्स हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करके वो इंसानियत की तबाही और बर्बादी का जो है सामान करेगी। चुनांचे इस तरह की कैफियत से, इस तरह की सूरत हाल से जो है दुनिया को महफूज रखने के लिए जो ज़रूरी था कि एक ऐसा प्लेटफार्म जो है वो होना चाहिए जहाँ पे रियासतें मिल बैठें और अपने जो बाहमी तनाज़ात हैं, जो उनके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करें और उनको पीसफुली जो है डायलॉग के ज़रिए जो है, कम्युनिकेशन के ज़रिए जो है और डिप्लोमेटिक वेज़ को इस्तेमाल करके जो है वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आइंदा जो है मुस्तक़बिल के अंदर जो है फ्यूचर के अंदर जो है वो जंगों से बचा जा सके। तो ये इसका मेन पर्पस है यूएनओ का। दूसरा इसका पर्पज़ है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो वही बात है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, दुनिया के अंदर अमन कायम करना, दुनिया की सालमियत के लिए इक़दामात करना, ये यूएनओ का दूसरा जो है वो ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप द फ्रेंडली टाइज अमंग द स्टेट्स। और यूएनओ का एक पर्पस ये भी है कि रियासतों के दरमियान जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना और रियासतों के दरमियान दोस्ताना तल्लाक़ात को जो है प्रमोट करना और ऐसी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी डेवलप करना जिसमें हर रियासत दूसरी रियासत के लिए जो है वो काम कर रही हो। तो बेसिकली जो है यूएनओ के क़याम का मकसद ये है कि तमाम दुनिया की जो स्टेट्स हैं, चाहे वो किसी भी बर-ए-आज़म से हैं, चाहे वो अमली तौर पे जो है ताकतवर हैं, कमज़ोर हैं, तो उन्हें मिल बैठने का जो है मौका फ़राहम किया जाए ताकि उनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो डेवलप हो सकें। और नेक्स्ट उसमें है नंबर फोर है टू अचीव द इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो एक उसका पर्पज़ ये है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है, जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो ताउन है उसको जो है अचीव किया जाए। हर रियासत जो है वो जो किसी भी रियासत के जो मसाइल होते हैं उन मसाइल को हल करने के लिए दूसरी रियासतों को ताउन जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा, तो ताकि दुनिया के अंदर जो है अमन कायम हो, दुनिया के अंदर जो है जहालत का ख़ात्मा हो और दुनिया के अंदर जो है गुर्बत का ख़ात्मा हो, जो सेहत के मसाइल हैं उनको हल करने में आसानी हो। तो इस तरह जब तक रियासतों के दरमियान जो इंटर कोऑपरेशन नहीं होगा उस वक्त तक जो है रियासतें अपने जो सोशल मसाइल्स हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं या इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल इकनॉमिक्स हैं या उनके सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स हैं उनको अकेले हल नहीं कर सकेगी। जैसे आपने माजी में देखा कि थोड़ा अर्सा पहले जो है 9/11 का जब वाक़या हुआ तो दुनिया के अमन को जो है वो एक थ्रेट जो है वो लाक हुआ था और उस थ्रेट को जो है वो काउंटर करने के लिए जो है तमाम रियासतों ने मिलकर जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो है इक़दाम किए हैं। इस तरह जो है जो कोरोना का इशू चला, कोरोना के जो वबा फैली थी उस पर भी काबू पाने के लिए तमाम रियासतों के दरमियान ताउन बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इस तरह के जो मसाइल हैं जो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन जाते हैं, तो उन्हें जब तक रियासतों के दरमियान कोऑपरेशन नहीं होगा उस वक्त तक जो है रियासतें उनके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगी। तो ये यूएनओ का जो है वो बेसिक जो है वो पर्पस जो है वो नज़र आता है। नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स। दुनिया भर के अंदर जो है जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो इंसानों के बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको महफूज करना और रियासतों को या हुकूमतों को उनके अंदर मुदाखलत करने से रोकना। तो नंबर 1 है प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स। और उसके बाद नंबर 2 पे है डिलीवरिंग द ह्यूमैनिटेरियन एड। तो दूसरी तरफ जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डिलीवरिंग द ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसका बंदोबस्त भी करना इसके ऑब्जेक्टिव में शामिल है। नेक्स्ट है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और दुनिया के अंदर अमन और सलामती को जो है यकीनी बनाना और अमन व अमान कायम करना, ये भी इंटरनेशनल जो यूएनओ का एक ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ कहीं भी जिस भी रियासत की तरफ से दुनिया के अमन को ख़तरा लाहक होता है तो यूएनओ के प्लेटफार्म से जो है उस रियासत को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और उसको पाबंद किया जाता है कि वो पीसफुली जो है वो अपने तनाज़ात को हल करने की कोशिश करे और जंग से जो है हर मुमकिन तरीके से गुरेज करे। तो ये भी इसका जो है एक ऑब्जेक्टिव है। और नेक्स्ट है आप होल्डिंग द इंटरनेशनल लॉज। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि
यूएनओ के प्लेटफॉर्म से जो है जो लॉस बनाए जाते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म से जो इंटरनेशनल लॉस बनाए जाते हैं, तो उन लॉस को बनाना और उन लॉस को जो है नाफज करना और उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना, ये भी यूएनओ के एजेंडे का हिस्सा है। और यूएनओ के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर जो है ये भी शामिल जो है वो किया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन्स आर बेसिक ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ के जो बुनियादी इदारे हैं, या देयर आर 6 बेसिक एंड प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। तो यूएनओ के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जो बेसिक ऑर्गन्स हैं, उनकी तादाद जो है वो 6 है और विच आर मैंशनड बिलो। तो जिनको नेक्स्ट जो है उसका हम जिक्र करते हैं। यूएनओ के जो बेसिक ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 जनरल असम्बली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, नंबर 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल, और नंबर 5 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और नंबर 6 है यूएनओ सेक्रेटेरिएट। तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूएनओ का जो पहला बुनियादी तारा है जो कि जनरल असम्बली है। जनरल असम्बली क्या है? यूएनओ का फर्स्ट बेसिक एंड प्रिंसिपल ऑर्गन है और इसको वर्ल्ड पार्लियामेंट या इंटरनेशनल पार्लियामेंट का नाम भी दिया जाता है। तो जो जनरल असम्बली है उसको पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड पार्लियामेंट, इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी कहा जाता है। और इसका जो बेसिक मकसद होता है, जो जनरल असम्बली है, दुनिया भर की जितनी भी रियासतें यूएनओ की मेंबर होती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो जनरल असम्बली की भी मेंबर होती हैं। यानी यूएनओ का मेंबर होने का मतलब ये है कि वो रियासतें जो हैं वो जनरल असम्बली की मेंबर हैं। तो रियासतें जब जनरल असम्बली की मेंबरशिप हासिल करती हैं तो वो यूएनओ की मेंबरशिप भी हासिल कर सकती हैं। तो इस वक्त 193 स्टेट्स हैं जो जनरल असम्बली की जो है इस वक्त मेंबर हैं। तो जनरल असम्बली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम रियासतें जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और तमाम रियासतें जो हैं वो अपने मुश्तरका मसाइल को, अपने मामलात को डिस्कस करती हैं और उन मसाइल को भी ज़ेर बहस लाया जाता है जो पूरी दुनिया के सामने जो हैं के लिए मसाइल जो हैं जो पूरी दुनिया के लिए जो है मसाइल पैदा कर रहे होते हैं। तो जनरल असम्बली का जो सेशन है, जो इजलास उसका होता है, जो बाज़ाब्ता इजलास होता है, वो साल में एक बार होता है और वो इजलास जो है वो सितंबर के तीसरे जो ट्यूसडे है, जो सितंबर का तीसरा ट्यूसडे होगा उसको जो है वो होता है। तो साल में एक इजलास होगा, लेकिन उसके खुसूसी इजलास जो हैं वो किसी वक्त भी जो है जो जनरल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो खुसूसी इजलास किसी वक्त भी बुला सकते हैं। नंबर 2 पे है डियर स्टूडेंट्स सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएनओ का दूसरा जो बेसिक ऑर्गन है या प्रिंसिपल ऑर्गन है। और जो जनरल असम्बली जो सिक्योरिटी काउंसिल है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्ल्ड एग्जेक्टिव या एग्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसको वर्ल्ड एग्जेक्टिव कहा जाता है और जनरल असम्बली को वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जनरल असम्बली जो है जब 1945 के अंदर जो है जब इस सिक्योरिटी काउंसिल का क़याम अमल में आया तो उस वक्त जो इसके जो मेंबर स्टेट्स थी उनकी कुल तादाद थी 11। लेकिन बाद में जो है 1965 के अंदर जो है 1965 में जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनकी तादाद में इजाफा किया गया और इस तरह ये तादाद जो है वो 11 से बढ़कर अब ये 15 हो गई है। तो नाउ द टोटल मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स आर 15, जिनमें 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं। पहले ये तादाद कितनी थी? 11। 1965 में इसको तादाद को बढ़ाया गया और तादाद बढ़ाकर जो है ये तादाद कर दी गई है इस वक्त जो है 15। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे पहले उनकी तादाद थी 6 और 5 परमानेंट मेंबर्स थे, तो कुल तादाद थी 11। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद तो 5 है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद 5 है और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 10 कर दी गई है, यानी 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है और इस तरह ये तादाद जो है कुल 15 मेंबर्स पर इस वक्त मुश्तमिल है। तो जनरल असम्बली जो है कुल 15 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। अब जो इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इसके परमानेंट मेंबर्स के अंदर 5 मेंबर शामिल हैं। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रशियन फेडरेशन। तो ये 5 मेंबर जो हैं ये परमानेंट मेंबर्स भी कहलाते हैं। इनको ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनको P5 भी कहा जाता है। P5 का मतलब है परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है। तो इन 5 मेंबर रियासतों को वीटो पावर भी हासिल है और ये परमानेंट मेंबर्स भी
कहलाते हैं। तो बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका इंतखाब जो है वो 2 साल के लिए किया जाता है और जनरल असम्बली जो है वो उनका जो है इंतखाब करती है। तो इसका जो है जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनकी तादाद 10 है, वो हर 2 साल के बाद जो है उनके रोटेशन होती रहती है और नए जब उनकी 2 साल की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उनकी जगह पे नए अरकान जो हैं मेंबर स्टेट जो हैं उनको मुंतखब कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये यूएनओ का जो है तीसरा बुनियादी इदारा है, बेसिक ऑर्गन है यूएनओ का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यूएनओ का इंतहाई अहम इदारा है। ये यूएनओ का जो इदारा है ये बेसिकली यूएनओ की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जो यूएनओ के खुसूसी अदारे हैं, ये उनके मामलात को जो है वो कंट्रोल करता है। तो यूएनओ का जो तीसरा बेसिक ऑर्गन है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है डियर स्टूडेंट्स, उसके जो टोटल मेंबर्स की तादाद है वो है 54 और हर 3 साल बाद जो है उसके 18 अरकान जो हैं वो रिटायर होते हैं। उनकी जगह पे इतने ही नए रियासतें जो हैं उनको जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूएनओ का दायरा जो है उसकी मेंबरशिप जो है वो दे दी जाती है। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है बेसिकली इसका काम है जो यूएनओ की जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं उनके जो सोशल मामलात हैं या उसके जो इकोनॉमिक मामलात होते हैं, ये दायरा जो है उनको डील करता है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दुनिया के अंदर जो आलमी तजारत है, सनतों का जो फ़रोग है, कुदरती वसाइल की जो तकसीम है और जो ह्यूमन बेसिक राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और समाजी जो सोशल वेलफेयर है या इकोनॉमिक वेलफेयर है, इस साइंस की डेवलपमेंट है, एजुकेशन की डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर के जो मामलात हैं, ये सारे जो मामलात हैं दुनिया के अंदर जो है इन्हें सोशल एंड इकोनॉमिक जो काउंसिल है और जो यूएनओ के जो दीगर जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं जो उसकी सुपरविजन के अंदर काम कर रही होती हैं, ये दायरा जो है इन्हीं मामलात को चलाने के में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। तो इस तरह जो है जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये बेसिकली यूएनओ के अंदर दुनिया के अंदर जो है सोशल और इकोनॉमिक जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम करता है। और नेक्स्ट जो दायरा है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल है बेसिकली ये यूएनओ का वो दायरा है जिसके ज़ुम्मे ऐसा कोई बाकायदा कोई अब ज़िम्मेदारी नहीं रही है। ये इस दायरे के काम का मकसद ये था कि वो रियासतें जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकंड जो है उन इतनी ज़्यादा मुतासर हुई कि अब वो अपने मामलात को चलाने के काबिल नहीं रही थी, तो उनको फिर यूएनओ की ट्रस्टीशिप में दे दिया जाता था। लेकिन अब जो है दुनिया के अंदर कोई ऐसा ट्रस्टीशिप इलाके नहीं हैं जो यूएनओ की निगरानी में दिए जाएँ, तो इसलिए अब ये दायरा जो है वो अमली तौर पे देखा जाए तो ये दायरा जो है अब इतना फ़ाल नहीं है। और माजी के अंदर जो है इस दायरे ने जो है मुख्तलिफ़ इलाकों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए जो है अपनी सर्विसेज दी थी। लेकिन अब जो है ये दायरा तकरीबन जो है गैर फ़ाल जो है वो हो चुका है और इस दायरे की जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो तौलीती कौंसल जो है अब अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो है कुछ ऐसी तब्दीलियाँ लाना चाहती है कि उसके ज़िम्मे कोई नई ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उसको दी जाएँ ताकि वो अपने 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 स्ट्रक्चर को जो है वो फ़ाल बना सके। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूएनओ का सबसे बड़ा जो है वो एक अदालती इदारा है जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। जिस तरह किसी भी रियासत की सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जिस तरह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो अदालती इदारा है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हॉलैंड के शहर हेग में कायम किया गया है, जबकि यूएनओ के जो दीगर इदारे हैं उनके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क अमेरिका में कायम किए गए हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है बेसिकली रियासतों के दरमियान जो मुख्तलिफ ट्रीटीज़ होते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो मुकदमात जो हैं सुनती है, बशर्ते कि दोनों फरीक उसके ऊपर मुतमिन हों। इस तरह जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम कर रही होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो फैसले होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ का जो है वो स्टेटस रखते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है बेसिकली इस इदारे का जो क़याम है वो 1946 के अंदर जो है प्रैक्टिकली जो था वो अमल में आया था। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है जो लीग ऑफ नेशन है, जब लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में लाया गया था तो उसके साथ जो है परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क़याम भी अमल में लाया गया था। लेकिन जब यूएनओ का क़याम अमल में लाया गया तो
ये दायरा जो है इसको जून 1945 के अंदर जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ द यूएनओ। लेकिन इसने प्रैक्टिकली जो काम शुरू किया वो अप्रैल 1946 को किया है। यानी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूएनओ का काम तो 1945 को आया था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने अप्रैल 1946 को जो है परमानेंटली काम जो था वो शुरू किया था। तो इसने भी दुनिया के अंदर जो है अमन कायम करने में, दुनिया की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, उनको पुरअमन तरीके से हल करने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल जो है वो इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और लास्ट इसका जो दायरा है वो है यूएनओ सेक्रेटेरिएट। यूएनओ जो है सेक्रेटेरिएट जो है वो बेसिकली यूएनओ के जितने भी इंतज़ामी मामलात होते हैं वो यूएनओ का जो सेक्रेटेरिएट का दायरा है वो सर अंजाम देता है। तो दूसरे दायरों के जो दफ्तरी अमूर होते हैं, उनके जो पॉलिसीज़ होती हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये बेसिकली सेक्रेटेरिएट का काम होता है। और इसका जो सरबराह है वो सेक्रेटरी जनरल होता है। जो सेक्रेटेरिएट का सरबराह है वो सेक्रेटरी जनरल है, और वो यूएनओ का भी सरबराह होता है। जो यूएनओ का सरबराह जो सेक्रेटरी जनरल है उसको वर्ल्ड प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। यानी पूरी दुनिया का जो है वो प्रेसिडेंट, जैसा जनरल असम्बली को वर्ल्ड पार्लियामेंट, जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको वर्ल्ड एग्जेक्टिव, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट, और सेक्रेटरी जनरल जो है जो यूएनओ का सरबराह होता है उसको वर्ल्ड प्रेसिडेंट का नाम भी दिया जाता है। जैसा जो है वो स्कॉलर्स जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के क़याम की हामी हैं तो वो कहते हैं कि यूएनओ का स्ट्रक्चर जो है अगर उसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया जाए, फंक्शनल कर दिया जाए, इसको और ज़्यादा जो है पावर्स दे दी जाएँ, तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट के क़याम की तरफ जो है ये बहुत बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार है, इसको अगर थोड़ा सा इफेक्टिव कर दिया जाए तो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है इस दायरे की शक्ल में जो है वो कायम हो सकती है। तो यूएनओ का जो सेक्रेटरी जनरल है, जो सेक्रेटरी जनरल है वो यूएनओ के सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है। और सेक्रेटरी जनरल जो है बेसिकली इस अदारे का या यूएनओ का सबसे बाख्तियार जो है वो शख्स होता है, और वो तमाम अदारे की निगरानी के फ़रज़ भी सर अंजाम दे रहा होता है। चाहे वो जनरल असम्बली हो, वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो बाकी इदारे हों, तमाम इदारों की निगरानी के फ़रज़ भी जो है वो सेक्रेटरी जनरल जो है वो सर अंजाम देता है, जो कि यूएनओ का सरबराह जो है वो कंसीडर होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ। यूएनओ के परमानेंट मेंबर्स, यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स एक ही बात है, ये बात पहले हो चुकी है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो ये 5 रियासतें जो हैं ये यूएनओ की परमानेंट मेंबर्स हैं। इनको वीटो पावर्स भी कहा जाता है, इनको P5 भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वो जो वीटो पावर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, वो इन्हीं 5 रियासतों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। इनको बिग 5 भी कहा जाता है। तो जब तक ये किसी आलमी तनाज़े के ऊपर जो है मुतफिक ना हो, उस वक्त तक जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी कोई करारदाद जो है वो मंजूर जो है वो नहीं हो सकती। यानी यूएनओ जो है जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कसरत राय से जो है अपने जो है करारदादें मंजूर करता है। उसमें ये क्या है कि टोटल मेंबर की तादाद जो है 15 है। अगर 15 में से 9 मेंबर जो हैं किसी करारदाद की हिमायत कर दें तो वो मंजूर होगी। लेकिन उन 9 में से 5 मेंबर जो हैं वो जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका शामिल होना ज़रूरी होता है। जब तक वो 5 परमानेंट मेंबर जो हैं उसके हक़ में या शामिल नहीं होंगे, वो उस वक्त तक जो है वो मंजूर नहीं होगी। तो बाकी जो 10 मेंबर्स हैं उनमें से 4 मेंबर्स की जो है वो सपोर्ट चाहिए, और 5 परमानेंट मेंबर्स का लाजमी तौर पे जो है उसके हक़ में जो है फ़ैसला होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ। तो यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उसमें शामिल हैं अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन लैंग्वेज है और स्पेनिश है। तो ये जो 6 ज़बानें हैं ये यूएनओ की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। यानी यूएनओ की जितनी भी दफ्तरी कार्रवाई होती है वो इन्हीं 6 ज़बानों के अंदर जो है वो की जाती है, जिसमें अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स, व्हाई इज़ द यूएनओ नीडेड। यूएनओ की ज़रूरत क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसकी ज़रूरत है वो ये है फोरम ऑफ डिस्कशन फॉर द
इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल, ये बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यूएनओ की ज़रूरत क्या है। यूएनओ की ज़रूरत ये है कि दुनिया को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो मिल बैठें और अपने जो उनके इश्यूज़ हैं, जो स्टेट टू स्टेट इश्यूज़ होते हैं या बाद इशू ऐसे जो पूरी दुनिया के लिए होते हैं, मसलन टेररिज्म पूरी दुनिया का मसला है, और कोरोना वायरस का जो इशू था वो पूरी दुनिया का मसला था। इस तरह जो कुदरती आफात आती हैं तो उससे दुनिया के बहुत सारी रियासतें जो हैं मुतासर होती हैं। तो चाहे वो इस तरह के मामलात हों या वो स्टेट टू स्टेट जो तनाज़ात होते हैं, जो सियासी तनाज़ात होते हैं रियासतों के दरमियान, या जोग्राफ़ी की तकसीम से मुतल्लिक़ तनाज़ात होते हैं, तो उनके हल के लिए जो है उनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, उनके ऊपर डायलॉग करने के लिए, या उनके ऊपर डिप्लोमेटिक जो है वेस इस्तेमाल करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए था जहाँ पे दुनिया मिल बैठे और बाहमी मामलात के मुज़ाकरात के ज़रिए जो है उनको उनको जो है कोई ना कोई सलूशन जो है निकाल सके। तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो। वो प्लेटफॉर्म जो है वो यूएनओ की शक्ल में जो है वो जो है वो मुहैया हुआ है। अब हर साल जो है जब जनरल असम्बली का सेशन होता है तो उसमें तमाम दुनिया की रियासतों के जो सरबराह होते हैं वो उसको उस सेशन में शामिल होते हैं, और वो उसके अंदर अपने अपने जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। जो दुनिया के जो तनाज़ात हैं, दुनिया के जो मसाइल हैं, जो इशू हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, वो कल्चरल हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल हो सकते हैं, उनका तल्लुक़ एजुकेशन और हेल्थ के साथ हो सकता है, वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो वहाँ पे जाकर जो है वो अपनी ओपिनियन का इज़हार करते हैं, और इस तरह जो है वो इत्तेफ़ाक़ राय से जो है बाज़ का जो है वो किसी मसले का हल तलाश करने में भी कामयाब हो जाते हैं। इस तरह जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं दुनिया के, उनके ऊपर भी डायलॉग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है दुनिया को मुहैया हुआ है। तो यूएनओ जब तक ये रियासत के इदारे मौजूद हैं तो दुनिया को हर सूरत में जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म दरकार होगा जहाँ पे मिल बैठ कर वो आलमी तनाज़ात को, रियासतों के बाहमी मसाइल को हल कर सकें और उनके ऊपर जो है बातचीत कर सकें। वो प्लेटफॉर्म जो है अब यूएनओ की शक्ल में जो है वो दस्तयाब है। तो गोया इसका जो मुस्तकबिल है या इसकी जो ज़रूरत है वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो किसी ना किसी शक्ल में कायम रहेगी। जिस तरह आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है लीग ऑफ नेशन कायम हुई थी, तो आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है यूएनओ का क्याम उनमें आया। अगर फ़र्ज़ करें कि यूएनओ नाकाम हो जाता है, यूएनओ को ख़त्म कर दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मुतफ़िका प्लेटफार्म की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। फिर दुनिया को जो है किसी और शक्ल में जो है, किसी और नाम से जो है एक प्लेटफार्म दरकार होगा। तो इसलिए जो है यूएनओ की जो ज़रूरत है वो ये है कि इसने पूरी दुनिया को जो है एक प्लेटफार्म फराहम कर दिया है जहाँ पे वो मिल बैठते हैं और अपने जो इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, और उनके ऊपर काबू पाने के लिए कोई मुतफ़िका लाहे अमल जो है वो भी तैयार करते हैं। तो ये यूएनओ की सबसे बड़ी जो है वो ज़रूरत है। ये ज़रूरत रियासतों को जो है वो हमेशा रहेगी। और यूएनओ का अगर देखा जाए, इसकी कारकर्दगी देखी जाए, तो अगरचे इसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है नाकामी का सामना भी करना पड़ा, इसके कुछ स्ट्रक्चर के अंदर कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन बहरहाल जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था जंगों को रोकना, उसमें बड़ी हद तक जो है इस इदारे ने जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और रियासतों को प्रेशराइज़ करना जो है इसमें जो है शामिल है। और जहाँ भी रियासतों के दरमियान कोई तनाज़ात शुरू होता है तो बहरहाल जो है यूएनओ उसमें अपना रोल ज़रूर अदा करता है। अगर दुनिया आज तक जो है जिस तरह सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई, अगर दुनिया अब तक उस तरह की किसी तीसरी आलमगीर जंग से महफूज है तो यकीनन उसका क्रेडिट जो है वो यूएनओ को देना चाहिए। यूएनओ बहुत सारी कमज़ोरियों के बावजूद, बहुत सारी नाकामियों के बावजूद और बहुत सारे मसाइल के बावजूद भी उसका आज तक कायम रहना और उसका फंक्शनल होना जो है इस बात की दलील है कि दुनिया को यूएनओ के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे जो मसाइल हैं दुनिया के उनको हल करने में मदद मिल रही है। यही वजह है कि एक 1945 में अंदर कायम होने वाला ये इदारा जो है वो आज भी कायम चला रहा है। जबकि लीग ऑफ नेशन को हम देखते हैं कि वो बहुत जल्द जो है वो नाकाम हो गई थी, लेकिन उसकी नाकामी के बाद जो है दुनिया ये जानती है कि यूएनओ को अगर ख़त्म कर दिया गया तो फिर उन्हें कोई ना कोई इदारा कायम करना पड़ेगा। तो लिहाजा यूएनओ जो है पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है, और जब तक ये ज़रूरत कायम है और जो रियासतों की ज़रूरत ये हमेशा रहेगी, लिहाजा ये इदारा जो है ये मुस्तकिल तौर पे कायम रहेगा। अब इस इदारे को जो है थोड़ा सा और मज़ीद फंक्शनल करने की भी ज़रूरत है। इसके अंदर जो खामियाँ हैं या इसके जो महदूद अख्तियारात हैं उनको अगर वसी किया जाए और बड़ी रियासतों की जो अजारादारी है उसको अगर ख़त्म किया जाए या उसको कोई और स्ट्रक्चर दिया जाए तो ये इदारा जो है पहले की निस्बत ज़्यादा जो है वो
सॉरी कामयाब जो है वो हो सकता है। फिर है सर्विसेज फॉर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ। यूएनओ जो है उसकी एक